हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने बीपीएससी एस्टेट के लिए। तो इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था वो हमारी 3 प्रैक्टिस सेट हो गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर कल की हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम देखेंगे टेक्सटाइल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और पूरे टेक्सटाइल को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, नारियल की छाल से प्राप्त होने वाला रेशा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नारियल की छाल से प्राप्त होने वाला रेशा है। पहला है रेमी, दूसरा है पीना, तीसरा है कॉयर, चौथा है आपका हेम्प। तो आपको पता है कि जो हमारा नारियल की छाल से प्राप्त होने वाला रेशा है वो है आपका कॉयर। कॉयर क्या है? तो ये नारियल की छाल से हमें प्राप्त होता है। अगर बात करें हम रेमी की, रेमी हमारा नेटल के पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये किससे प्राप्त होता है? क्या ये पत्ती से प्राप्त होता है, क्या ये बीज से प्राप्त होता है, या फिर ये तने से प्राप्त होता है? तो जो आपका रेमी है, रेमी आपका प्राप्त होता है तने से। अगर हम बात करें अनानास की पत्ती से कौन सा प्राप्त होता है, तो वो है हमारा पीना। पीना क्या है हमारा? पीना हमें अनानास की पत्ती से प्राप्त होता है। और बात करें अगर हम हेम्प की, तो ये अबाका का तना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो आपको तना से दिख रहा है, यानी कि रेमी और हेम्प ये दोनों आपके तने से प्राप्त होने वाले हैं। बाकी पीना जो आपका है ये आपका पत्ती से प्राप्त होने वाला है। ठीक, आपने जब टेक्सटाइल की पहली क्लास ली थी तो वहाँ पर आपने रेशों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो हमने रेशे 2 प्रकार से बांटे थे, एक था आपका प्राकृतिक और दूसरा था आपका कृत्रिम। प्राकृतिक में हमने 3 देखे। 3 कौन कौन से? एक जो हमें प्राणिज जगत से प्राप्त हो रहे थे, एक वानस्पतिक जगत से प्राप्त हो रहा था और आपको एक खनिज जगत से प्राप्त हो रहा था। तो खनिज में आपने क्या देखा था? खनिज में आपने सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस देखा था। प्राणिज में आपने 2 देखा था। क्या? एक था आपका वुल और दूसरा था आपका सिल्क। अगर हम वानस्पतिक जगत की बात करें तो वानस्पतिक जगत में आपको 3 देखने को मिले थे। एक तो आपको जो बीज से प्राप्त हो रहा था, तो इसमें आप 2 नाम ध्यान रखिएगा जो आपको बीज से प्राप्त हो रहे हैं, उसमें कपास और कपोक, ये दोनों आपको बीज से प्राप्त हो रहे थे। तना और पत्ती आपका ये लिनन हो गया, ये आपका हेम्प हो गया, रेमी हो गया, ये आपको तने से प्राप्त हो रहे थे। जूट हो गया, ये सारे के सारे आपको तने से प्राप्त हो रहे थे। और अगर हम बात करें पत्ती की, तो पत्ती आपको ये जो हमारा पिना है, ये आपको पिना हो गया, सीसल हो गया, ये आपको पत्तियों से प्राप्त हो रहे थे। ठीक, अगर हम बात करें रेमी को, तो इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसे हम चाइना ग्रास कहते हैं, यानी कि चाइना में, चीन में इसको चाइना ग्रास के नाम से जाना जाता है। किसको? रेमी को। तो इतना पॉइंट आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रेशे अज्वलनशील, जंग प्रूफ और एसिड प्रूफ होते हैं? कहने का मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा रेशा है जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कौन सा है? क्या वो रेशम है, क्या वो एस्बेस्टस है, क्या वो ऊन है, या फिर वो जूट है?
तो हमें पता है कि ये जो हमारा एस्बेस्टॉस है ये क्या होता है, तो ये आपका अज्वलनशील यानी कि इस पे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जंग प्रूफ और एसिड प्रूफ ये होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं? कहने का मतलब जो लोहे से जंग लगा जो दाग धब्बा होता है वो कैसे दूर किया जा सकता है? ऑक्सैलिक अम्ल का घोल, गर्म इस्त्री से प्रेस करके, साबुन के घोल में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो लौह के धब्बे होते हैं उनको दूर करने के लिए आप ऑक्सैलिक अम्ल का घोल प्रयोग करेंगे। होगा क्या, तो जो जंग है, जंग और ऑक्सैलिक अम्ल, ये ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया करके आयन जो आयरन है वो आयन प्रतिक्रिया करके फेरिक ऑक्सलेट बनाता है। क्या बनाता है? जो फेरिक ऑक्सलेट बनाता है, और ये जो फेरिक ऑक्सलेट होता है ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल का घोल प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइबर्स से नेचुरल सोल्युबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे कहते हैं। ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में जो नेचुरल उनकी जो घुलनशील इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियां होती हैं, उनको किस ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है? क्या वो ब्लीचिंग मेथड के द्वारा हटाते हैं, स्पिनिंग के द्वारा हटाते हैं, स्काउरिंग के द्वारा हटाते हैं, या फिर वो कॉम्बिंग के द्वारा हटाते हैं? किसके द्वारा हटाते हैं? तो आपको अगर पता हो तो ये जो हमारा स्काउरिंग प्रोसेस है, स्काउरिंग में क्या करते हैं, तो स्काउरिंग में जो हमारे फाइबर्स की प्राकृतिक अशुद्धियां हैं उनको हम हटाने का कार्य करते हैं। और ये आपने जो स्काउरिंग प्रोसेस किया वो किस पर किया है, तो ये आपने 2 रेशे पर किया है। किस पर? एक तो जो आपके दोनों रेशे जो आपके प्राणिज जगत के हैं उन्हीं दोनों रेशों पर किया है। एक आपका हो गया ऊन और दूसरा हो गया आपका सिल्क। इन दोनों ही रेशों पर हम स्काउरिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग में लाते हैं? क्या वो मुल्तानी मिट्टी है, क्या वो बेंजीन है, क्या वो ग्लिसरीन है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जो चिकनाई का धब्बा है, चिकनाई के धब्बे को हटाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी प्रयोग करते हैं, बेंजीन भी प्रयोग करते हैं, ग्लिसरीन भी उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका एक से अधिक है ये आपका सही हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने चिकनाई को हटाने के लिए 2 प्रकार के प्रतिकारक का प्रयोग किया था। एक था आपका घोलक और एक था अवशोषक। अवशोषक में आपकी मुल्तानी मिट्टी आ रहे थे, चोकर आ रहा था, लकड़ी का बुरादा आ रहा था, ये सारी चीजें आ रही थी। और घोलक में पेट्रोल था, बेंजीन था, ईथर था, ये सारी चीजें आपकी आ रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। मानव के द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? क्या वो टेरिलीन है, क्या वो पॉलिएस्टर है, क्या वो नायलॉन है, या फिर वो उपरोक्त में से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको अगर याद हो तो मानव निर्मित अगर प्रथम रेशे की बात की जाए तो वो है आपका नायलॉन। नायलॉन ही ऐसा पहला कृत्रिम रेशा है जो मानव के द्वारा बनाया गया था। ठीक, ये पूरी तरह से आपका कृत्रिम है। और जो आपका रेयान है वो मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है, लेकिन उसमें 50% सेलुलोज होता है और 50% आपका क्या होता है, केमिकल होते हैं, उसमें रसायन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कपास के बीज को रेशे से निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि आप जो पहली बात तो ये कपास क्या है आपका बीज से प्राप्त होने वाला है। तो
इसे कपास को बीज से जो निकालने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? क्या वो स्काउरिंग कहलाती है, गिनिंग कहलाती है, रोविंग कहलाती है या फिर कार्डिंग कहलाती है? तो अगर आपको याद हो तो अभी हमने चर्चा किया कि ये जो स्कोरिंग प्रोसेस है, ये अशुद्धियों को, जो हमारे प्राकृतिक अशुद्धियाँ हैं, उन प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम स्कोरिंग प्रोसेस करते हैं। और ये करते किस पे हैं? तो हमारा ऊन हो गया, हमारा ये जो रेशम है वो हो गया, इन दोनों पर करते हैं। अगर हम बात करें कपास के बीज को निकालने की प्रक्रिया, तो वो आपकी कहलाती है गिनिंग कहलाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप कॉटन है उसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो कपास का मैन्युफैक्चर प्रोसेस है वो क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा हार्वेस्टिंग, फिर हम क्या करते हैं गिनिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर बेलिंग, ओपनिंग, ब्लेंडिंग, कार्डिंग, फिर हम करते हैं डबलिंग, फिर कॉम्बिंग करते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग करते हैं यानी खींचते हैं, फिर रोविंग करते हैं यानी कि उसको घुमाते हैं, सिल्वरिंग, सिल्वरिंग का मतलब होता है कि हम उसमें पोनियाँ बनाते हैं, पोनियाँ बनाने के बाद हम उसकी कताई करते हैं, फिर बुनाई करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, लास्ट में हम प्रिंटिंग करते हैं, ठीक। तो कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, ये जो लास्ट में आपने पढ़ा फिनिशिंग, डाइंग और प्रिंटिंग, ये सभी पर होते हैं। तो बेसिकली आपको इसका क्रम याद रखना है, चाहे वो आपका कपास का हो, चाहे आपका जूट का हो, चाहे वो आपका लिनन का हो, चाहे वो आपका रेशम का हो, चाहे वो आपका वूल का हो, इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन निर्मित रेशा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन निर्मित रेशा है। क्या वो विस्कॉस है, क्या वो रबर है, क्या वो सिल्क है या फिर वो कपास है? तो अगर आपको याद हो तो प्रोटीन निर्मित दो रेशे थे, कौन कौन से? एक तो आपका था वुल और एक था आपका सिल्क। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा वुल नहीं है, सिल्क दिया गया है, तो सिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सेरिसिन नामक गोंद पाया जाता है, और इसी गोंद को हटाने के लिए हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? तो हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं, और इस प्रोसेस में जो हमारे सिल्क का वेट होता है वो कम हो जाता है। तो इसी सिल्क में हम वेटिंग प्रोसेस भी करते हैं, भराई का काम इसी में हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं। जो आप परिधान का डिजाइनिंग करते हैं उसमें जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं, ये खड़ी रेखाएं किसका प्रभाव देती हैं? क्या ये व्यक्ति के मोटा और छोटा होना प्रभावित करती हैं या दिखाती हैं? व्यक्ति को पतला या फिर व साथ में लंबा दिखाती हैं? परिधान को मजबूत बनाती हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। जो हमारे परिधान में खड़ी रेखाओं के डिजाइन होते हैं, ये व्यक्ति को पतला और लंबा प्रभाव देते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हल्का मोटा है या फिर मोटा है तो उसे लंबे लाइनों वाले कपड़े पहनने चाहिए या फिर खड़ी लाइनों वाले कपड़े पहनने चाहिए। और अगर हम मोटे व्यक्ति के लिए बात करें, अगर कोई व्यक्ति मोटा है और छोटा है तो उसे हमेशा आड़ी या फिर तिरछी रेखा, जो आड़ी रेखा के डिजाइन वाले कपड़े पहनने से हमेशा उसे बचने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति पतला और लंबा है तो उसे खड़ी रेखाओं वाले डिजाइन वाले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जूट से बना कड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा कहलाता है। जो जूट से कड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है?
क्या वो कैम्ब्रिक कहलाता है? क्या वो साली कहलाता है? क्या वो बरलेप कहलाता है? क्या वो बेटिस्ट कहलाता है? तो आपको बताना है कि जो जूट से सामान्यतः जूट से कपड़े पहनने वाले नहीं बनते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चटाइयाँ वगैरह इससे बनती हैं, तो ये बिछाने उछाने के काम आते हैं, या फिर आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाने के काम आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। तो जो जूट से बना हुआ भारी कड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा है, वो आपका बरलेप कहलाता है। ठीक, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशे को साफ करना कहलाता है। जो हमारा ऊनी रेशा होता है उसमें स्काउरिंग के बाद भी कुछ गंदगियां रह जाती हैं, तो उनको साफ करने के लिए आप जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? क्या ये सियरिंग कहलाती है? क्या ये कार्बोनाइजिंग कहलाती है? क्या ये ग्रेडिंग कहलाती है? या फिर ये ड्राइंग कहलाती है? अगर हम बात करें कि जो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को ऊनी रेशे को साफ करते हैं मिलाकर, वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग में क्या करते हैं, तो वही हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको मिलाकर उसकी सफाई करते हैं। अब अगर हम इसमें ऊन की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम ऊन के जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको भी सुन लेते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हम सियरिंग करते हैं। सियरिंग यानी कि जो उसके बालों की कटाई करते हैं। फिर हम करते हैं ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। ग्रेडिंग सॉर्टिंग के बाद करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद हम करते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद हम करते हैं कॉर्डिंग। कार्डिंग के बाद हम करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग के बाद ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग के बाद हम इसके बाद हम कार्बोनाइजिंग करते हैं। जब हम स्काउरिंग कर लेते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हटाते हैं, जो नहीं हटती हैं उसको हम कार्बोनाइजिंग करते हैं। कार्बोनाइजिंग के बाद हम डाइंग करते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं ताकि उसको सूख जाए। सूखने के बाद उस पे तेल लगाते हैं यानी कि ऑयलिंग करते हैं। फिर हम कार्डिंग करते हैं। कार्डिंग के बाद हम कॉम्बिंग प्रोसेस करते हैं रेशों को समानांतर करने के लिए। जब हमारा कॉम्बिंग हो जाता है तब हम ड्राइंग करते हैं, और ड्राइंग करने के बाद यानी खींचने के बाद, ड्राइंग करने के बाद आप उसे रोलिंग करते हैं। रोलिंग के बाद स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद वही हमारा वीविंग होता है। ठीक, स्पिनिंग, वीविंग, फिर ये ब्लीचिंग, ये सारे प्रोसेस हमारे होते हैं। लास्ट में फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग हो जाता है। ठीक, तो ये मुख्य आपके कुछ प्रोसेस होते हैं ऊन के मैन्युफैक्चरिंग के, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भेड़ के शरीर से उतरी ऊन की परत को कहते हैं। ये जो भेड़ के शरीर से ऊन की जो हम परत उतारते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या उसे हम ग्रीस ऊन कहते हैं, या फिर हम उसे यॉल्क कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता होना चाहिए कि जो जैसे जो करघे से उतरा हुआ कपड़ा क्या कहलाता है? तो करघे से उतरा हुआ जो कच्चा कपड़ा होता है उसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं। उसी तरह से भेड़ के शरीर से जो उतरी हुई ऊन की परत होती है उसे हम ग्रीस ऊन या फिर यॉल्क के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतर है। ये जो हमारा रिब बुनाई है ये किसका रूपांतर है? क्या ये ट्वीट ट्वीट ट्विल बुनाई का है? क्या ये सैटिन बुनाई का है? क्या ये सादी बुनाई का है? या फिर ये लिनो बुनाई का है? तो जो रिब बुनाई है ये हमारा रिब बुनाई आपका सादी बुनाई का ही रूपांतर होता है। ये होता क्या है? तो ये काफ़ी मजबूत होता है। इसमें ऊपर नीचे बारी बारी से आप इसको बनाते हैं। क्या करते हैं? इसको बारी बारी से बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा लिनो को ही हम गाज बुनाई कहते हैं, अभी आगे आपको मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधान के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो फुलकारी में कांच के टुकड़ों का प्रयोग करके परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के द्वारा आप बनाते हैं। क्या वो कसूती है, क्या वो सुवेर है, क्या वो चोप है, क्या वो शीशेदार है? तो हमें पता है कि यहाँ पर कांच की बात हो रही है, तो क्या आएगा आपका, ये जो आपका शीशेदार है, शीशेदार को ही फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के द्वारा सिला जाता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीशेदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थर्मोसॉल कैरियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? यानी कि इनमें से कौन सी विधि से इस तरह से रंगाई की जाती है? क्या वो डिस्पर्स डाई है, क्या वो मिनरल डाई है, क्या वो वेजिटेबल डाई है, या फिर वो एनिमल डाई है? तो हमें पता है ये जो थर्मोसोल कैरियर उच्च तापमान और जो उच्च डाई दबाव द्वारा रंगाई का तरीका है, ये हमारा डिस्पर्स डाई है। क्या है? ये हमारा डिस्पर्स डाई है। कार्बनिक रंग जो पदार्थ होते हैं उनके उपयोग के लिए इसका हम डिस्पर्स डाई का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है, असंतृप्त रासायनिक यौगिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? जो हमारा पटोला है उसका ये कहाँ पे इसका जो है ये किस स्थान पर हुई थी? करनाल में हुई थी, ग्वालियर में हुई थी, पाटन में हुई थी, या फिर कश्मीर में हुई थी? तो पटोला की उत्पत्ति पाटन में हुई थी। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये गुजरात में होता है। ये किससे बनाया जाता है? तो ये आपका रेशम से बनाई जाती है। ठीक, ये जो हमारी पटोला साड़ी है ये रेशम से बनाई जाती है। एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो आपका गुजरात का पटोला है, गुजरात के पटोला को 2013 में जीआई मिला था। ठीक, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा गुजरात का पटोला है इसे जीआई टैग कब मिला था? तो कब मिला? 2013 में मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अभ्रक और कांच डॉट डॉट के उदाहरण हैं। यानी कि आपको बताना है अभ्रक और कांच किसके उदाहरण हैं? क्या ये खनिज रेशे के उदाहरण हैं? क्या ये पुनरुत्पादित रेशे हैं? क्या ये कृत्रिम रेशे हैं, या फिर ये धात्विक रेशे हैं? तो हमें पता है कि जो हमारे अभ्रक और कांच होते हैं ये हमारे खनिज रेशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, खनिज रेशों में आपने क्या क्या सुना था? सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस, अभ्रक, कांच, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें हमारी खनिज रेशे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। छोटे तंतु को हटाने और बाकी को करीने से समांतर करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे आपके रेशे होते हैं उनको समानांतर करने के लिए और जो बहुत महीन होते हैं उनको हटाने के लिए आप कौन सा प्रोसेस करते हैं? क्या कार्डिंग करते हैं यानी कि धुनाई करते हैं? क्या आप ओपनिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, या फिर ड्राइंग करते हैं? तो हम अपने रेशों को समानांतर करने के लिए कॉम्बिंग प्रोसेस करते हैं, यानी कि कंघी की प्रक्रिया इस पर करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कैम्ब्रिक और पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई है। जो हमारा कैम्ब्रिक है और जो पॉपलिन है इसमें प्रयुक्त बुनाई है, कौन सी बुनाई है? क्या ये ट्वेल बुनाई है, क्या वो प्लेन बुनाई है, क्या ये बास्केट बुनाई है, या फिर ये सैटिन बुनाई है? तो जो हमारा कैम्ब्रिक और पॉपलिन है ये तो हमारा प्लेन बुनाई है। कैसा है? प्लेन बुनाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सैटिन है,
सेटिन में ताना प्रधान होता है, इसमें ताना की बाहुल्यता होती है। और जो हमारा साटिन होता है, साटिन में आपका बाना की बाहुल्यता होती है। ध्यान रखिएगा, जो ट्विल बुनाई है ये आपको तिरछा प्रभाव देती है। ठीक, अगर हम बात करें कि ये जो आपकी बास्केट बुनाई है, बास्केट बुनाई को ही हम दो सूत्रीय बुनाई के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रेशे में सम्मिलित किए जाते हैं। जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं आपने पढ़ा था, अब चाहे वो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वानस्पतिक है कि आपका प्राणिज है, खनिज है, तने से प्राप्त होने वाला है, बीज से प्राप्त होने वाला है या फिर पत्ती से प्राप्त होने वाला है। यहाँ आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जो आपका प्राकृतिक रेशा है कौन कौन सा है। कपास है, हाँ है। लिनन है, हाँ है। नायलॉन, जी नहीं, ये हमारा कृत्रिम रेशा है। यहाँ पर नायलॉन आ गया, ये भी कट गया। कपास, लिनन और रेशम, हाँ ये प्राकृतिक है। और यहाँ पर हमारा नायलॉन आ गया, इसका मतलब ये हमारा कट गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक रेशे में आपके कपास, लीलन और रेशम है। कपास की बात की जाए तो ये आपका बीज से प्राप्त होता है। लिनन की बात की जाए तो तने से प्राप्त होता है, और इसके तने किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होते हैं। अगला है रेशम, तो ये आपको कीट से प्राप्त होता है, प्राणिज जगत का रेशा है। ठीक, इतना पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। आपको बताना है कि इनमें से किसे को एक विशेष समय में लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें से ऐसा क्या है जिसे एक विशेष समय में लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है? वो है आपका फैशन है, रुझान है, अपील है, फैड है। तो आपको पता है कि ये जो हमारा फैशन होता है, फैशन को एक विशेष समय में लोगों के बड़े समूह के द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें से भी पूछा जा रहा है आपसे डॉट 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 चिकनी फिनिशिंग के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक है। यानी कि आपको बताना है कि जो आपकी चिकनी फिनिशिंग के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है? क्या वो सीजिंग है, क्या वो ब्लीचिंग है, क्या वो टेंटरिंग है या फिर वो नक्काशी है? तो जो हमारी ये सीजिंग प्रक्रिया है ना, प्रोसेस को जाकर आप देखेंगे कहाँ पर, जो हमने परिसज्जा की चर्चा की थी, तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो सीजिंग क्या है आपको समझ में आएगा। सीजिंग क्या है? तो सीजिंग चिकनी फिनिशिंग के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक हो जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीजिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। दो या दो से अधिक रंगीन धागों को एक साथ ट्विस्ट करके तैयार किया जाता है, वो जो तैयार किया गया धागा है वो कौन सा है? क्या वो स्पाइरल धागा है, क्या वो स्लब धागा है, क्या वो ग्रैंडल धागा है या फिर वो फ्लोक धागा है? तो जो दो या दो से अधिक रंगीन धागों को ट्विस्ट करके मिलाकर जो धागा बनाया जाता है वो आपका कहलाता है स्लब यार्न, ग्रैंडल यार्न कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो आपका ग्रैंडल यार्न कहलाता है। ग्रैंडल में आप क्या करते हैं? तो आप ग्रैंडल में दो या दो से अधिक रंगीन धागों को मिलाते हैं। अगर हम बात करें स्पाइरल की, तो स्पाइरल में एक बिना ऐंठा धागा होता है, इसमें एक बिना ऐंठा और एक ऐंठा हुआ। अगर हम बात करें स्लब यार्न की, तो ये कहीं पर ऐंठा होगा और कहीं पर ऐंठा हुआ नहीं होगा। अगर हम बात करें फ्लोक की, तो ये आपके स्लब यार्न का ही संशोधित रूप होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक फैशन चक्र में
वह चरण जहां शैली को स्वीकृति मिलती है कहलाता है। यानी कि जब फैशन चक्र के उस चरण में जब शैली को स्वीकृति मिलती है, लोगों के द्वारा स्वीकारा जाता है, तो क्या कहलाता है? क्या वो परिचय कहलाता है? क्या वो वृद्धि कहलाती है? क्या वो शिखर कहलाता है या फिर वो पतन कहलाता है? तो जो हमारा एक जो फैशन चक्र है, फैशन चक्र में जब वो चरण यानी कि जो आपका जहाँ पर ये फैशन का शैली को स्वीकार किया जाता है, तो वो आपका कहलाता है वृद्धि। क्या कहलाता है? वो आपका वृद्धि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। उल्टा टाँका को कहते हैं। ये जो हमारा टाँका होता है, इसमें उल्टे टाँके को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पर्ल टाँका, इसे कहा जाता है मिस टाँका, इसे कहा जाता है जर्सी टाँका या फिर इसे कहते हैं हम टक टाँका। तो जो हमारा उल्टा टाँका है, उल्टे टाँके को ही हम पर्ल टाँके के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ये जो कांथा कढ़ाई है, ये कहाँ की संबंधित है? पंजाब की है, उत्तर प्रदेश की है, बंगाल की है या फिर गुजरात की है? तो हमें पता है कि जो हमारा कांथा कढ़ाई है, कांथा कढ़ाई हमारा बंगाल का प्रसिद्ध है। बंगाल का कांथा है जो कि पुराने कपड़े से बनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये हमारा बंगाल में ही जो रंगोली बनाई जाती है, उसको हम अल्पना के नाम से जानते हैं। पंजाब की फुलकारी है, उत्तर प्रदेश की अगर हम लखनऊ की बात करें तो चिकनकारी है, बनारस का ब्रोकेड है, गुजरात का हमारा पटोला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस प्रकार के गले में बनाए जाते हैं? जो आपका रफल्ड कॉलर है, ये किस प्रकार के गले में बनाया जाता है? आयताकार में, वी आकार में, यू आकार में या फिर गोलाकार में? तो जो आपका ये रफल्ड कॉलर है, ये इसी को ही हम झालरदार भी कहते हैं। और ये जो हमारा यू आकार का है, यू आकार का गला है, उसमें बनाते हैं, झालरदार कहते हैं। और इसकी जो लोकप्रियता है, ये यूरोप में हुई। शुरुआत कहाँ हुई? 16वीं से 16वीं के मध्य में, और जो 17वीं शताब्दी है उसके शुरुआत में ये यूरोप में लोकप्रिय हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, संश्लिष्ट रंग की खोज की थी। जो संश्लिष्ट रंग है उसकी खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्किन ने की थी, मोरे ने की थी, डिक्सन ने की थी या फिर ऑडिमर्स ने की थी? तो जो हमारा संश्लिष्ट रंग था, रंग दो प्रकार के हैं, एक था आपका प्राकृतिक और एक होता है आपका ये संश्लिष्ट रंग। तो संश्लिष्ट रंग की जो खोज की थी वो की थी विलियम हेनरी पार्किन ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। फादर ऑफ रेयन, फादर ऑफ रेयन के नाम से कौन जाने जाते हैं? रॉबर्ट हुक हैं, जॉर्ज एडमर्स हैं, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं कि फादर ऑफ रेयन कौन है। आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ रेयन हम कहते हैं काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को। और ये रेयन ही है जो मानव निर्मित पहला रेशा है। मानव निर्मित पहला रेशा है जिसमें 50% सेलुलोज होता है। इसे हम सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी का चमत्कार भी कहते हैं। इसी को ही हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो इतना पॉइंट इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। ल्यूको बॉन्ड बनाता है। आपको बताना है कि जो हमारी डाई थी, हमने पढ़ा था कि ल्यूको बॉन्ड उसी में, तो आपको बताना है ल्यूको बॉन्ड कौन बनाता है? क्या वो रिएक्टिव डाई है, क्या वो डिस्पर्स डाई है, क्या वो आपका सल्फर डाई है या फिर वो आपका वेट डाई है?
तो जो हमारा वेट डाई है, यही वेट डाई बनाता है ल्यूको बॉन्ड। आपने दो बॉन्ड का नाम सुना था, एक था आपका ल्यूको और एक था आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपको ये बताना है कि कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है। तो वो बनाता है हमारा रिएक्टिव डाई। डिस्पर्स डाई जो होता है वो हमारे पॉलिएस्टर के लिए अच्छा होता है, और जो आपका सल्फर डाई होता है ये गहरे रंग के लिए अच्छा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई डाई है, इनमें से ऐसी कौन सी डाई है जिसको भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जिसको बैन कर दिया है? क्या वो वाट डाई है, एसिड डाई है, एजो डाई है, या फिर वो डायरेक्ट डाई है? तो हमें पता है कि जो हमारा एजो डाई है, ये एजो डाई गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। इसका प्रयोग अब नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील डाई है, इनमें से आपको बताना है। आपने देखा था जो भी डाई पढ़ा था तो उसमें कुछ घुलनशील थे, कुछ अघुलनशील थे। आपको बताना है कि इसमें जो जल में घुलनशील डाई है वो कौन सा है। क्या वो एजो डाई है, क्या वो वाट डाई है, क्या वो डायरेक्ट डाई है, या फिर वो सल्फर डाई है? तो जो हमारा जल में घुलनशील डाई है वो है हमारा डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई हमारा क्या है, ये जल में घुलनशील है, बाकी सारे के सारे आपके जल में अघुलनशील हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। फादर ऑफ नायलॉन हैं, कौन है? क्या वो जॉर्ज एडमर्स हैं, वेवर क्रॉस हैं, डॉक्टर कैरेथर्स हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो डॉक्टर कैरेथर्स हैं ये नायलॉन के पिता के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें जॉर्ज एडमर्स की, तो इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज की खोज 1884 में की थी। और अगर बात करें क्रॉस की, तो इन्होंने विस्कॉस विधि से जो हमारा रेयॉन था उसको प्राप्त किया था। और ये 1900 कितने में किए थे याद नहीं आ रहा है सन, थोड़ा सा इसको हम बाद में सन को एक बार आप अपनी नोट्स में जरूर देख लीजिएगा, वहां पे होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। लीनन में पाया जाने वाला गोंद है। तो जो लीनन होता है, लीनन में गोंद पाया जाता है, कौन सा है वो है आपका पैक्टिन, सेरेसिन, या दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा लीनन में पाया जाने वाला गोंद होता है वो पैक्टिन गोंद होता है। क्या होता है? तो वो आपका पैक्टिन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। फ्लैक्स के पौधे के सफेद फूल से प्राप्त होने वाला रेशा। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैक्स के पौधे से हमें दो प्रकार के फूल मिल रहे थे, एक मिल रहा था नीला फूल और एक मिल रहा था सफेद फूल। तो आपको बताना है जो सफेद फूल मिल रहा था वो किस श्रेणी का था। क्या वो प्रथम श्रेणी का था यानी कि उच्च श्रेणी का था, निम्न श्रेणी का था, मध्यम श्रेणी का था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो फ्लैक्स के पौधे से सफेद फूल से, जो उसके सफेद फूल से जो हमें प्राप्त हो रहा था रेशा, वो आपका निम्न श्रेणी का था। वहीं अगर हम बात करें जो नीले फूल से प्राप्त हो रहा था वो आपका उच्च श्रेणी का था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। अगर हम बात करें वस्त्र के पहचान की, तो इसका सबसे अच्छा जो परीक्षण है वो क्या है? क्या वो विलेयता परीक्षण है, क्या वो विदारण परीक्षण है, क्या वो दहन परीक्षण है, या फिर वो माइक्रोस्कोपिक परीक्षण है? तो वस्त्रों के जो पहचान की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है वो आपका है माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। माइक्रोस्कोपिक परीक्षण के द्वारा आप वस्तुओं का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन, रेशों का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं। ना तो विलेयता से उतना अच्छा कर सकते हैं, ना ही विदारण से कर सकते हैं, और ना ही दहन प्रक्रिया के द्वारा उतने अच्छे से आप जो है इसका परीक्षण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37।
स्पेंडेक्स तंतु है कैसा है? क्या ये ताप प्रतिरोधक है? क्या ये पानी प्रतिरोधक है? क्या यह इलास्टामेरिक है या फिर अग्नि प्रतिरोधक है? तो हमें पता है कि जो हमारा स्पेंडिक्स तंतु है ये हमारा इलास्टामेरिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। मेरिनो जात की भेड़ से प्राप्त ऊन है, जो हमें मेरिनो जात की भेड़ से प्राप्त होता है ऊन, वो कैसा होता है? क्या वो प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है या फिर चतुर्थ श्रेणी का है? तो मेरिनो जात की भेड़ से प्राप्त ऊन जो होता है हमें, वो हमारा होता है प्रथम श्रेणी का और ये स्पेन में पाया जाता है। जो हमारा द्वितीय श्रेणी का है वो जो दोबारा ऊन निकाला जाता है वो होता है। तृतीय श्रेणी में मरी हुई भेड़ का ऊन आता है और चतुर्थ में मिली जुली श्रेणी के ऊन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। जापान का पारंपरिक कपड़ा है, इनमें से आपको बताना है कि जापान का पारंपरिक कपड़ा कौन सा है? क्या वो सुगड़ी है, क्या वो किमोनो है, क्या वो बंधेज है या फिर वो पटोला है? तो हमें पता है कि जापान का जो प्रसिद्ध कपड़ा है वो है किमोनो। सुगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? तो तमिलनाडु में पहने जाने वाला कपड़ा है। अगर बात करें बंधेज तो ये है राजस्थान का। पटोला तो आप सभी जानते हैं ये गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। वानस्पतिक दाग में शामिल नहीं है, चाय नहीं है, कॉफी नहीं है, दूध नहीं है या फिर शहद नहीं है। तो जो वानस्पतिक दाग है, वानस्पतिक दाग में हमारा दूध नहीं शामिल है, क्योंकि दूध हमारा प्राणिज जगत में शामिल है। आपने देखा था पसीने के दाग को हमने प्राणिज में नहीं रखा था, उसको हमने अलग रखा था। साथ ही साथ हमने जो वानस्पतिक जगत के हमारे दाग थे, जैसे उसमें आपका हल्दी आ गया, चाय का दाग आ गया, कॉफ़ी आ गया, शहद आ गया, ये सारे के सारे हमारे वानस्पतिक दाग के अंतर्गत आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से प्राकृतिक नील है, आपको बताना है इसमें से कौन सा प्राकृतिक नील है। क्या अल्ट्रामरीन नील है, पर्शियन नील है, इंडिगो नील है या फिर एनिलीन नील है? तो जो हमारा प्राकृतिक नील है वो हमारा इंडिगो है। और अगर हम बात करें जो हमारा अल्ट्रामरीन है तो ये सोडियम सल्फेट, चारकोल, लकड़ी का बुरादा हो गया या कोयले का बुरादा हो गया, मिट्टी हो गया, इन सभी को मिलाकर बनाया जाता है। अगर हम बात करें पर्शियन ब्लू की तो इसमें आयरन सल्फेट और साथ में आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, लेकिन ये लोकप्रिय नहीं है। एनिलीन की बात करें तो ये कोलतार से बना होता है और ये आपका इंडिगो तो पता ही है कि इंडिगो के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? पंजाब फुलकारी सुमेलित नहीं है, लखनऊ की चिकनकारी सुमेलित नहीं है, हिमाचल प्रदेश का चंबा रुमाल नहीं ये सुमेलित है या फिर बनारस का पटोला। तो हमने अभी अपने जो क्वेश्चन डिस्कस किए 40, उसी में हमने इन सब का जिक्र कर लिया था। पंजाब की फुलकारी है, यस है। लखनऊ की चिकनकारी, हाँ है। हिमाचल प्रदेश का चंबा रुमाल, हाँ है। लेकिन बनारस का पटोला नहीं है, गुजरात का पटोला है, बनारस का तो ब्रोकेड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोती भारत कहाँ की कढ़ाई है? मोती भारत, हीर भारत, मोर्ची भारत, ये सारे नाम आपने सुने थे, ये कहाँ की है? क्या ये कर्नाटक की है, क्या ये राजस्थान की है, क्या ये बंगाल की है या फिर उत्तर प्रदेश की है? तो हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा मोती भारत है ये राजस्थान के जालौर जिले में कढ़ाई की जाती है। कर्नाटक की कसूती है, बंगाल की कांथा है, उत्तर प्रदेश की यानी कि लखनऊ की बात करें तो वो चिकनकारी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इन्नाफी और फानेक कहाँ की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत वस्त्र होते हैं? क्या ये नागालैंड के हैं, मणिपुर के हैं, त्रिपुरा के हैं या फिर मिजोरम के हैं?
तो ध्यान रखिएगा कि जो इन्नाफी और फानेक हैं, ये दोनों वस्त्र आपके मणिपुर के महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं, जिसमें आपका इन्नाफी क्या है, एक साला या दुपट्टा है, और ये जो आपका फानेक है ये एक स्कर्ट होता है। अगर हम बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में पहने जाने वाला वस्त्र पूरन है, त्रिपुरा में पहने जाने वाला रेहनाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऊनी वस्त्रों के लिए कितने नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है? 9 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर या 18 नंबर? तो ये आप नंबर को ध्यान रखिएगा। एक तो हमने रैंडम पढ़ा था कितने कितने नंबर की सुई प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बुक में दिए गए हैं कि स्पेशल आप किस कपड़े के लिए कौन से नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे। तो ऊनी वस्त्र के लिए आप प्रयोग करेंगे 9 नंबर की सुई। अगर हम 12 नंबर की बात करें तो ये आपके महीन रेशमी के लिए हैं। अगर हम 16 नंबर की बात करें तो ये साधारण सूती के लिए हैं। 18 नंबर की बात करें तो ये मोटे कपड़े के लिए होते हैं। ठीक, तो ये हमने सुई किस कपड़े के लिए कौन सी सुई का प्रयोग करना है, हमने इस पर बात कर ली। ये हमारे 45 क्वेश्चन थे टेक्सटाइल के, जिससे हमने अपने पूरे टेक्सटाइल को टच करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने चारों ऑप्शन को समझा, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ हमने 4 क्वेश्चन को कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठते हैं तो आप यहीं से कम 20 नहीं तो 20-25 क्वेश्चन यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बस आज के लिए यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आप ज़रूर दिया कीजिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।